बबली अपने घर के बाहर बैठी थी कि वहां मटकू तेज तेज उड़ते हुए आ जाता है। उसका तो सांस भी फूला हुआ था। बबली दीदी, मैं ना दूसरे जंगल में फल खाने गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे बूढ़ा पक्षी मिला था और वो बता रहा था कि जंगल में 1-2 रोज में बहुत बड़ा तूफान आएगा। मैंने जैसे ही सुना ना तो मैं आपके पास आ गया हूँ फौरन। लेकिन मेरा घर तो बहुत कमजोर है, मैं भला इस सब में क्या करूँगी? मटकू भाई, आपका घर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि सबसे पहले आपको बताऊं, ताकि आप जल्दी से अपना घर बना लें, वरना तूफान से ये घर तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। चलें ठीक है, मैं अब अपना ही घर बनाती हूँ। मैं अभी जाती हूँ और लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। बबली वहाँ से घने जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। जंगल में सूखी और मजबूत लकड़ियाँ तो बस घने जंगल में ही मिला करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा दूर था। चिड़िया काफ़ी देर उड़ने के बाद वहाँ पहुँच जाती है और बड़ी मेहनत से वहाँ से काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा करके ले आती है। अब जल्दी से वापस जाती हूँ और जाकर जल्दी से घर बनाना शुरू करती हूँ। मटकू ने तो मुझे डरा ही दिया है कि बहुत ज़्यादा तूफान आएगा। बबली वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर अपने घर में वापस आ जाती है और अपना घर बनाना शुरू कर देती है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत से अपना घर बना रही थी। चिंटू और मटकू भी बबली की सहायता कर रहे थे। घर बनाते बनाते उसके पास लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अब वो दोबारा घने जंगल में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था। बबली दीदी, ऐसा करें कि आप कालू से कुछ लकड़ियाँ उधारी मांग लें। मैंने कल उसके घर में बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ देखी थी। वो दे ही ना दे, जितना वो लालची है ना, वो तो किसी को कुछ भी नहीं देगा। वो तो सही है, लेकिन पूछने में भला क्या हर्ज है? शायद वो लकड़ियाँ दे ही दे। कभी कभी कालू भी काम आ ही जाता है। चलें बबली दीदी, आप अपना शौक पूरा कर लें। जाएं, ले आएं जरा उससे लकड़ियाँ। हम तब तक आपका यहीं इंतजार करते हैं। बबली वहाँ से कालू के घर की तरफ आ जाती है, जहाँ कालू ने वाकई में बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर रखी थी और वो सारे पक्षियों को महंगे दामों बेचता था। कालू भाई, हमारे जंगल में बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है और मैं इसीलिए अपना नया घर बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ लकड़ियाँ कम पड़ गई हैं। अगर आप कृपया करके मुझे कुछ लकड़ियाँ उधार दे दें तो मैं आपको बहुत जल्दी वापस कर दूंगी। देखो बबली, बात बहुत सीधी सी है। मैंने और नीलो ने ये लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से जोड़ी थी। मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, वरना नीलो मुझे बहुत बातें सुनाएगी। हाँ कालू भाई, लेकिन मुझे कौन सा सारी की सारी चाहिए? बस इनमें से कुछ ही तो चाहिए और मैं तो आपको वापस भी कर दूंगी। आपको तो पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हो तो तुम मेरी दोस्त ही। अगर तुम इतना जोर दे रही हो तो मुझे कुछ अनाज देकर लकड़ियाँ ले जा सकती हो। फ्री में मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं दे सकता हूँ। कालू भाई, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। मेरे पास भला अनाज कहाँ से आया? खैर, मैं चलती हूँ, मैं किसी और से मांग लूँगी, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। बबली वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वापस मटकू और चिंटू के पास आ जाती है, जहाँ वो बैठे बबली का ही इंतजार कर रहे थे। कहाँ हैं जी लकड़ियाँ जो आपने कालू से लानी थी? मैंने तो पहले ही कहा था कि कालू कभी किसी को कोई भी चीज नहीं देता है। अब शायद यकीन आ गया होगा मेरा आपको। हाँ, तुम सही कह रहे थे चिंटू और मटकू। उसके पास तो बहुत ज्यादा लकड़ियाँ थी, लेकिन उसने मुझे नहीं दी। तभी वहाँ डमडम बंदर भी अपनी बाइक पर आ जाता है। अरे, क्या सारे सर जोड़ी बैठे हो? मुझे भी तो बताओ ना कुछ। मटकू और चिंटू डमडम को सारी बात बता देते हैं
बस इतनी सी बात थी। ये भी भला कोई काम है? मैं आपको सूखी लकड़ियाँ जमा करके दे सकता हूँ। आप चिंता ना करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। और यूं डमडम बबली को काफी ज्यादा सूखी लकड़ियाँ लाकर दे देता है। मटकू, चिंटू और बंदर मिलकर जल्दी जल्दी घर बना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डमडम भाई आपका। आप आज ना आते तो मेरा घर कभी नहीं बन पाता। अरे कैसी बातें कर रही हो बबली दीदी, आप भी तो काफी दफा मेरे काम आई हैं। आज मैं आ गया, सिंपल। चिड़िया अपने नए घर में रहना शुरू कर देती है और 1-2 रोज के बाद जंगल में बहुत ज्यादा तेज बारिश के साथ साथ बहुत ज्यादा तेज तूफान भी आ जाता है। तूफान बहुत ज्यादा तेज था। इतने ज्यादा तेज तूफान से कालू का घर भी सही सलामत नहीं रहता और वो टूटकर हवा में उड़ जाता है। हाय नीलो, इतना मजबूत घर भी उड़ गया हमारा। हमने तो इतनी ज्यादा लकड़ियां भी जमा की थी सारे पक्षियों को बेचने के लिए। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कालू, हवा भी तो देखो ना कितनी तेज है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी उड़ा कर ले जाएगी हमें। चलो ना, बबली के घर जाते हैं। अब वही अब हमें अपने घर रखेगी। वो कबूतर और वो तोता तो कभी भी हमें अपने घर में जगह नहीं देंगे। हाँ पता है, ऐसे मौकों पर बस बबली ही हमारे काम आती है। चलो फिर बबली के पास ही जाते हैं। उसी बारिश में कालू और नीलो बबली के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। बबली दीदी, दरवाजा खोलें, मैं और नीलो बहुत ज्यादा भीग रहे हैं। इतनी तेज हवा है कि कहीं हम दोनों उड़ ही ना जाएं। आप कृपया करके हमें अपने घर में जगह दे दें। बबली फौरन कालू और नीलो को घर के अंदर ले आती है और उन्हें आग के पास बिठा देती है। कालू तो वैसे ही बहुत शर्मिंदा था कि उसने बबली के साथ बहुत बुरा किया था और अब वो उसी के घर में रहने के लिए आ गया था। कोई बात नहीं कालू भाई, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम किसी दूसरे के कठिन वक्त में काम आएंगे तो ऊपर वाला हमें भी हर कठिन समय से बचा लेगा, वरना ऐसे ही बुरा होगा हमारे साथ। जी बबली दीदी, पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये बात हर बार भूल जाता हूँ। आप कृपया करके मुझे माफ कर दें। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं सब पक्षियों को मुफ्त लकड़ियाँ ला कर दूंगा ताकि वो भी अपना घर बना ले। ये हुई ना बात। काश आप ये बात हमेशा ही याद रखें। और फिर नीलो और कालू बारिशें खत्म होने तक बबली के साथ रहने लग जाते हैं। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आना चाहिए। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। अगर आज पक्षियों का मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा करता हूँ कि जाकर जंगल में जाल लगाता हूँ और उसमें दाना भी डाल दूंगा। फिर सारे पक्षी उसमें फंस जाएंगे और मेरे पास काफी सारा मांस बन जाएगा। शिकारी ये कहकर जाल लगाने के लिए घने जंगल की तरफ चला जाता है। उधर सब पक्षी आज घने जंगल में जाकर भोजन ढूंढने की बातें कर रहे थे। अरे कुछ पता चला कि साथ वाले घने जंगल की तरफ बहुत सारे अमरूदों के पेड़ हैं जिन पर साल के इस समय बहुत ज्यादा अमरूद लगते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर वहां जाएं? अमरूद? वाह तोते, पहली बार तुम्हारी चोंच से कुछ अच्छा निकला है। मुझे तो बहुत पसंद है अमरूद। तो चलो ना, चलते हैं। क्या सब ऐसे ही बातें कर करके मेरे मुंह में पानी लाते रहोगे? भला अमरूद किसे नहीं पसंद होते। चलो फिर आज हम सब मिलकर वहां जाते हैं। मेरे पास पहले ही कुछ नहीं है खाने को। चलो मिंटू तोते, हमें तुम रास्ता बताओ फिर, ताकि हम जल्दी से वहां पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं और साथ वाले जंगल की बुलबुलें सारे अमरूद खा जाएं। चलो भाई, सारे मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको लेकर जाता हूँ अमरूदों के बाग तक। और फिर सारे ही पक्षी अमरूद खाने के लिए घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। उधर शिकारी भी चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया था, जहां काफी सारे पक्षी गुजरा करते थे। हाँ, ये जगह सही रहेगी। जाल लगाने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है।
यहाँ जाल लगाया तो बहुत सारे पक्षी इसमें फंस जाएंगे। शिकारी वहाँ जाल बिछा देता है। वो बहुत ही माहिर शिकारी था, इसीलिए उसने बहुत ही अच्छे से जाल बिछाया था कि इसमें सियाने से सियाना पक्षी भी फंस जाए। लो जी, जाल तो मारो लग गया है। अब बस मारे को इंतजार करना पड़ेगा कि कोई पक्षी इसमें फंस जावे। ऐसा करता हूँ कि तब तक घर चला जाता हूँ। शाम को आऊंगा और बहुत सारे पक्षी इसमें फंसे होंगे, फिर तो मजे ही मजे। और फिर शिकारी वहाँ से जाल लगाकर चला जाता है। उधर सारे पक्षी अमरूदों की तलाश में काफी देर से उड़ रहे थे, लेकिन कवि बहुत ही ज्यादा थक गई थी। अरे मिट्ठू जी, हम कब से उड़ रहे हैं। मजाल है जो हम कहीं पहुँचे हों। अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कृपया करके कहीं रुक जाओ थोड़ा। अरे कवि भाभी, आपकी जुबान तो बहुत चलती है, थोड़े पंख भी चला लेना जरा। बस थोड़ा सा ही तो रह गया है, फिर देखना सारे अमरूद तो आपने ही खा जाने हैं। वो ऐसे बातें करते और उड़ते हुए जा रहे थे कि वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उस शिकारी ने दाने बिछाए हुए थे। अरे देखो देखो, जमीन पर कितने दाने पड़े हैं। चलो ना, पहले इन पर हाथ साफ करते हैं, फिर आगे जाएंगे। चलो चलो। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कवि वहीं उतर जाती है, जिसकी वजह से सारे पक्षी भी वहीं उतर जाते हैं। हाय, देखो तो कितने ज्यादा दाने बिखरे हुए हैं। ऐसा करते हैं, पहले दाने खा लेते हैं, बाद में अमरूद खाएंगे। आज तो खाना ही खाना होगा। लेकिन उन सब में बबली कुछ समझदार थी, इसीलिए वो फौरन बोल पड़ती है। देखो सब पक्षियों, मुझे ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। भला कौन ऐसे इतने ज्यादा दाने जंगल के बीचों बीच छोड़ेगा। ये जरूर किसी शिकारी ने हमें फंसाने के लिए बनाया हुआ है। ये जाल है और हमें इससे बचना चाहिए। बबली, एक तो तुम हर समय डराती रहती हो, कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करो। पैसे लगते हैं क्या? जब देखो नसीहतें ही करती रहती हो सकता है बबली दीदी, ये किसी नेक दिल इंसान ने हम जैसे भूखे पक्षियों के लिए डाले हों। देखें तो सही ना, यहाँ जाल तो नहीं है। किसी ने भी बबली की बात नहीं मानी और सब के सब ही दानों पर टूट पड़े। बबली भी आखिरकार उनके पीछे चली ही जाती है। वो सारे दाने खाने में गुम थे कि अचानक उन पर एक जाल आके गिरता है। किसी को कोई खबर नहीं थी। ये सब के लिए बहुत ही अचानक हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना कि ये हमें फंसाने के लिए कोई चाल है, लेकिन तुम में से कोई मेरी बात कभी मानता है क्या? अब भुगतो तुम लोग। हाय, ये क्या हो गया है। हम यहाँ फंस के रह गए हैं, तो अमरूद कैसे खाएंगे भला? वो तो कोई और खा जाएगा। कर दी ना बेवकूफ़ों वाली बात। भाई, हमें जान की पड़ी है और आपको अमरूदों की पड़ी है। क्या ही कहने हैं आपके वैसे। भाई वाह। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब लड़ना बंद करोगे? हमें लड़ने की बजाय ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। कालू जी, बात तो आपने एकदम बढ़िया की है कि लड़ने की बजाय यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए, लेकिन असल समस्या ही तो यही है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। जी कालू भाई, ये तो बहुत ही मजबूत जाल है। हम ना तो इसे काट सकते हैं, ना ही इसे तोड़ सकते हैं। हमें कुछ और ही सोचना होगा। अब तो लग रहा है हमारी मौत पक्की है। मुझे तो अब कोई भी बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। वो सारे ऐसे ही बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। उनको अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो तो बस अब इंतजार कर रहे थे कि कब शिकारी आए और उनको मार दे। कालू जी, मेरे प्यारे पतिदेव, आपकी बुद्धि तो बहुत तेज है ना। कुछ सोचें इस समस्या का। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज यहीं मारे जाएं। हाय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोचता हूँ कुछ। चिंता ना करो, थोड़ा टाइम तो दो तुम सब लोग मुझे। और फिर कालू कोई उपाय सोचने लगता है, जबकि बाकी सब पक्षी बहुत ही मायूस थे। लेकिन कालू ने हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। याहू! सुनो भाई, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है जिससे हम इस जाल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हैं? हाय, जल्दी बताओ।
देर किस बात की है कालू, कहीं शिकारी ना आ जाए। सब मेरी बात गौर से सुनो। जैसे कि मैंने कहा, ये जाल बहुत ही मजबूत है। हम इसे तोड़ भी नहीं सकते और न ही इसे काट सकते हैं। लेकिन एक काम ऐसा है जो हम सब मिलकर कर सकते हैं। और वो क्या है कालू भाई, जल्दी बताएं ना, आप भी जान कर नहीं बता रहे हैं। देखो, हम सब ऐसा करते हैं कि पूरा जोर लगा कर उड़ते हैं और सब मिलकर इस पूरे जाल को ही उड़ा कर ले जाते हैं। अगर हम सब ने मिलकर काम किया तो हम इसमें सफल जरूर होंगे, लेकिन सबको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। मुझे नहीं लगता कालू जी कि हम इसे उड़ा पाएंगे। ये तो बहुत ही वजनी है और मजबूत भी तो इतना है। तभी वहाँ से एक साइड से शिकारी निकल आता है। पक्षियों को जाल में फंसा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देखो, वो शिकारी आ गया है। अब हमारे पास सोचने का समय नहीं है। ऐसा करो कि सब मिलकर जोर लगाओ और इस जाल को ही उड़ा के ले चलो अपने साथ। ये शिकारी फिर अपना मुंह देखता रह जाएगा। और फिर सारे पक्षी जब शिकारी को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि गोया मौत उनकी तरफ आ रही है। तो फिर सारे मिलकर उड़ पड़ते हैं। जाल बहुत ज़्यादा भारी था, लेकिन क्योंकि सबने मिलकर जान लगाई थी, इसीलिए वो उसे उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। और यूँ सारे पक्षी जाल को ही उड़ा के ले जाते हैं। शिकारी जब ये सब देखता है तो वो पक्षियों के पीछे भागना शुरू कर देता है। ओए चालाक पक्षियों, तुम तो बड़े सियाने निकले। अरे मेरा जाल तो वापस करते जाओ। लेकिन तब तक सारे मिलकर जाल को काफी दूर ले जा चुके थे और फिर एक जंगल में एक सुरक्षित जगह देखकर वो सारे वहीं पे उतर जाते हैं। अब असल मसला उस जाल से निकलने का था। वो जाल जहाँ पर गिरा था वहाँ पास एक बंदर भी बैठा था। अरे बंदर भाई, आप अपने नुकीले दांतों से ये जाल तो काट दें, हम आपको बदले में केले भी देंगे। और फिर उस बंदर ने उस जाल को काट दिया और वो सब लोग आजाद हो गए। और फिर सारे पक्षी कालू का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उसकी वजह से सब पक्षियों की जान बच गई। अरे अरे, मेरी वजह से थोड़ी हुआ है कुछ। ये तो हम सब ने मिलकर काम किया, जिसकी वजह से हम आजाद हुए हैं। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को मिलकर करते हैं तो चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, हमें सफलता जरूर मिलती है।